नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी खबर और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोरखपुर और महाराजगंज के 23 वनटांगिया गांव पहली बार पंचायत चुनावों में अपना दखल देने जा रहे हैं। पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव इन गांव में होने जा रहा है और पहली बार वोट डालने का अधिकार भी उनके हाथों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद से ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वनटांगियों को मिलने लगा है। सीएम योगी वनटांगियों के संघर्ष में हमेशा उनका साथ देते रहे हैं और उनके हक की आवाज के लिए हमेशा लड़ते भी रहे हैं। यूपी की योगी सरकार में राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद गोरखपुर और महाराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। वनटांगिया गांव पहली बार पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाकर गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। पहली बार वोट डालने का अधिकार इनके हाथों में है। 4 साल पहले की बात करें तो वनटांगिया गांव राजस्व ग्राम के रूप में अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता था। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही एक पहल शुरू की और राजस्व गांव बनाया। सभी योजनाएं अब इन गांवों में दिखने लगी हैं। गोरखपुर में 5 वनटांगिया गांव हैं। बदोश सी जिंदगी, पहाड़ सी गरीबी, जंगलों में गुजर बसर कर बामुश्किल 2 वक्त जून की रोटी का इंतजाम, यही पहचान था वनटांगिया का। लेकिन समय बदला, तस्वीर बदली और बदल गई गांव की हालात। आप देख सकते हैं कि गांव की जो तस्वीर है अब वो बदला बदला नजर आ रहा है। यानी 2017 के बाद से जब राजस्व ग्राम का इसे दर्जा मिला तो यहाँ के लोगों की किस्मत भी बदली, यहाँ के दीवालों की किस्मत बदली, झोपड़ियों से पक्के मकानों में इनके आवास तब्दील हो गए। आजादी के बाद पहली बार जब इन्हें राजस्व गांव का दर्जा मिला तो इन्हें वोट देने का भी अधिकार मिला और इन्होंने लोकसभा में वोट किया। और ये पहली बार ये सभी गांव के 5 वनटांगिया ग्राम के निवासी गांव के लिए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की जो पंचायत व्यवस्था है उसके लिए अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। पहली बार ये सभी गांव के निवासी ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान के लिए प्रत्याशियों के निर्वाचन में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही वनटांगिया गांव की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। पहले ही साल इन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने के बाद उन्हें विकास की समस्त योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। राजस्व ग्राम घोषित होते ही ये सभी ग्रामीण हर उस सुविधा का हकदार हो गए हैं जो सामान्य नागरिक को मिलती है। सीएम योगी के कार्यकाल में वनटांगिया गांव के लोगों को बिजली, सड़क, आवास, पानी, स्कूल, केंद्र और आरओ वाटर मशीन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। वनटांगिया गांव में आज सभी के पास पक्का आवास, राशन कार्ड, भूमि, रसोई गैस सभी कुछ उपलब्ध है। सभी वनटांगिया गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ भी रहे हैं। ग्रामीणों को उनके पात्रता के हिसाब से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे 1918 से बसे इस वनटांगिया गांव में पहले कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी या इनको वोट तक डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब से प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, पहले ही गोरखपुर आगमन में वनटांगिया गांव को राजस्व गांव देने की घोषणा कर दी। और देखिए आज मकान, बिजली, शौचालय, सारी मूलभूत सुविधाएं तो मिली ही मिली, इनको पहली बार वोट डालने का भी अधिकार मिल रहा है और इनके बीच से कई लोग प्रत्याशी भी वनटांगिया से लड़ रहे हैं। वनटांगिया गांव अंग्रेजी शासन में 1918 के आसपास बसाए गए थे। अंग्रेजों के समय में उसका मकसद साखू के पौधों का रोपण कर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना था।
इन ग्रामीणों के जीवन यापन का एकमात्र सहारा पेड़ों के बीच की खाली जमीन पर खेती बाड़ी था। गोरखपुर में कुसमी जंगल के पास इलाकों में बसे इन गांवों को 80 और 90 के दशक के बीच तो इन्हीं जंगलों से बेदखल करने की कोशिश भी की गई। सीएम के निर्देश और अधिकारियों के प्रयास से आज उनकी पहचान बदल गई है। गोरखपुर से पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों के संघर्ष में साथ देते हुए और उनके हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। वनटांगियों से उनके प्यार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 13 वर्षों से वो उन्हीं के बीच दिवाली मनाते आए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये सिलसिला अभी तक टूटा नहीं है। बिंद्रावती नाम है, तिरकोनिया वनटांगिया का रहने वाले हैं, चरगावा ब्लॉक है। चाची पहली बार मतदान करने का अवसर मिला है? हाँ, अब की बार हम लोग के मिला है, बहुत खुशी की बात यह है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में सहमत से पूरा हमारा मतदान यहाँ हो जाए। जनता लोग सब लोग सहयोग दें कि हमारी नेता आगे निकले और पूरा काम करावे। अभी बाबा तो बहुत कुछ करा दे हैं, अभी हम लोग चाहते हैं कि हम जितना बाकी काम है हमारा मुखिया जो है राम गणेश है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम गणेश वनटांगिया मुखिया तिरकोनिया। दिनेश जी, पहली बार मत प्रयोग करने का आपको अवसर मिला है, सैकड़ों साल से वंचित रहे और ग्राम राजस्व का दर्जा प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहिए? मुझे तो आज तक उम्मीद नहीं था, लेकिन 70 साल पूर्व कोई सरकार ने नहीं देखा। हम लोग के गांव के बीच में जिस तरीके से थे, शायद उस तरीके से तो कोई बधुआ मजदूर ही रहते थे। लेकिन आज 19/10/2017 को राजस्व गांव जब घोषित होता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज मुझे स्वतंत्रता के आधार पर एक ग्राम पंचायत का अधिकार आज मेरे सामने नजर में दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी उत्साह है कि इस बार वे अपने मत का प्रयोग करके अपने गांव का प्रधान नियुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से वनटांगियों के लिए विकास के रास्ते अब हमेशा के लिए खुल गए हैं। जहाँ तक आप मेरी निगाह जाएगी, जहाँ तक आपको तस्वीरें नज़र आएंगी, पक्के मकान बने हैं, बिजली के खंभे हैं, बिजली के तार हैं और पक्की सड़क है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल अब गांव में है और 2017 के बाद किस तरीके से अब ये लोग, पहला ऐसा मौका होगा कि ये लोग अपने गांव में गांव की सरकार बनाएंगे। इनके लिए इस बात को लेकर के काफ़ी खुशी है और उत्साह भी है कि पहली बार इनके गाँव में वो मुकाम, वो माहौल आया है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। और अब खबर कानपुर के बिकरू गांव से, जहां पर एक बार फिर से चहल पहल बढ़ गई है। लेकिन ये गांव एक बार फिर से किसी गलत कारणों से चर्चा में नहीं है, बल्कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद यहां की बदली फिजाओं की वजह से लोग आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। जिस विकास दुबे के खौफ से एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वहां पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आगे आ रही हैं। कानपुर के बिकरू गांव में एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया अपराधी विकास दुबे की मर्जी के बिना गांव में पंचायत चुनाव लड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। विकास दुबे जिसको चाहता था वही पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करता था। विकास दुबे की इतनी तूती बोलती थी कि करीब 25 सालों तक गांव में होने वाले पंचायत चुनाव में सिर्फ और सिर्फ उसी के परिवार का वर्चस्व रहा। ज्यादातर वो विकास दुबे के परिवार के लोग चुनाव जीत जाते थे, पर अब उसके खात्मे के बाद बिकरू में लोकतंत्र पूरी तरीके से आजाद हो गया है और लोग निडर होकर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक उसका बिकरू गांव में बोलबाला रहा, लोग उसके खौफ से चुनाव लड़ना तो दूर नामांकन तक नहीं करवाते थे। पर उसके मारे जाने के बाद बिकरू गांव में अब हर कोई पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहा है। कोई चुनाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, निर्विरोध किसी एक व्यक्ति विशेष के दबाव में चुनाव हो जाता था। कोई जानता ही नहीं था कि ये चुनाव हो भी रहा है। और
कितने प्रत्याशी हैं अब 10 प्रत्याशी इस समय हैं और सब लोग बड़ा दमखम से लड़ रहे हैं। सबका अपना अपना ये जिसको जनता चाहेगी उसको वोट देगी। जुलाई 2020 में चौबेपुर के गांव बिकरू में रात में दबिश देने गई पुलिस पर गैंगस्टर अपराधी विकास दुबे ने साथियों के साथ हमला कर दिया था। इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। बाद में जब पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया तो उन लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी। बिकुरू गांव में करीब 1500 वोटर हैं, जिनमें से 545 महिलाएं और करीब 955 पुरुष वोटर शामिल हैं। इस बार प्रधान पद पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जहां कभी विकास दुबे के खिलाफ खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था, आज दूसरी पंचायत सीटों से 10 दावेदारों ने प्रधान पद के लिए नामांकन कर वोट मांगना शुरू कर दिया है। गांव की युवा से लेकर महिलाएं प्रधानी चुनाव में ताल ठोक रही हैं। 1995 में विकास दुबे पहली बार ग्राम प्रधान बना। इसके बाद साल 2002 में उसने अपने नौकर की पत्नी गायत्री देवी को बिकरू गांव पंचायत से ग्राम प्रधान का चुनाव जिताया। 2005 में उसने अपने अनुज वधु अंजलि दुबे को गांव का प्रधान बनवाया। 2010 में गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने नौकर राम नरेश कुशवाहा को ग्राम प्रधान बनवाया। 2015 में विकास दुबे की अनुज वधु अंजलि दुबे फिर से ग्राम प्रधान बनी। पूरे 2.5 दशक तक जिला पंचायत और बिकरू गांव पंचायत पर उसका कब्जा रहा। प्रचार बढ़िया चल रहा, ठीक चल रहा है। इससे पहले कितने प्रत्याशी हैं अभी यहाँ पे? इतने 10-15 प्रत्याशी हैं। इससे पहले कभी इतने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? इससे पहले कभी नहीं खड़े हुए हैं। अच्छा, किस तरह के लोग खड़े हुए हैं? युवा हैं, बुजुर्ग हैं? किस नहीं, सब नए लड़का हैं, बुजुर्ग भी हैं और ठीक हो रहा है चुनाव। तो माहौल कैसा लग रहा है गाँव का? माहौल सही। कभी अपने इस किलेनुमा घर से विकास दुबे पंचायत चुनाव के लोकतंत्र को बांधे हुए था। जो चाहता वो करता था। लोग बिकरू में प्रचार तो दूर, कोई उसके घर के बाहर से ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं निकल सकते थे। और आज खंडहर पड़े विकास दुबे के इस घर की टूटी पड़ी दीवारों पर ये पोस्टर कहीं न कहीं उसे मुंह चढ़ा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए सूरज सिंह की रिपोर्ट। बिकरू गांव की अगर बात करें, चुनाव प्रचार में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कम से कम 2.5 दशक के बाद, यानी कि कहा जा सकता है 1995 से लेकर के 2021 है। लोग यहां पर युवा भी अब अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं और प्रधानी चुनाव के लिए अपने दम दिखा रहे हैं। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। और अब बात कोरोना संक्रमण की, जहां पर कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। कानपुर से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल वाजपेयी। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा आज प्रयागराज में एक समीक्षा बैठक करी गई है, इसके अलावा कानपुर में स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और इसके अलावा नीलमा कटियार ने भी यहाँ एक बैठक करी है। और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो सीएमओ कानपुर हो या जिला अधिकारी कानपुर को, वो दिए गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है उसकी रफ्तार को तेज किया गया है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कानपुर में कल से नाइट कर्फ्यू प्रभावी हुआ है। इसके अलावा जो कानपुर पुलिस कमिश्नर है असीम अरुण, कल जिस तरीके से जो पैदल लोग निकले थे, जिनको अपने घरों को जाना था, जो मजदूर तबका निकला था, उसको कल पहले दिन के नाइट कर्फ्यू में दिक्कत आई थी। लेकिन इसके बाद आज उनकी स्थितियों को समझा गया। तो जो लोकल बसें हैं कानपुर शहर की वो चलेंगी, उनको 10 बजे के बाद से चलने की परमिशन है। वो एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक उन मजदूरों को पहुंचाएगी जो वहां रहते हैं। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। मास्क और सैनिटाइज़र फिर एक बार बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तभी हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडियन। तो कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। कल रात दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और तमाम लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई थी कि जिन्हें दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर से आवागमन करना है वो 10 बजे से पहले ही सीमाओं में प्रवेश कर लें। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ललित मोहन।
राष्ट्रीय राजधानी के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में रात्रि कर्फ्यू चालू हो चुका है और रात्रि कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। मैं मौजूद हूँ दिल्ली और नोएडा की सीमा को जोड़ने वाले चिल्ला चेक पोस्ट पे। आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है जो कि नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है और अक्षरधाम मयूर विहार होते हुए बराबर में वो अक्षरधाम की तरफ से आने वाला रास्ता है, जहाँ से कल यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग रखे हैं ठीक 10 बजे बैरिकेडिंग कर दी जाती है। कल हालांकि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने तमाम लोगों को हिदायत दी गई थी कि आप समय पर यहाँ से निकलें और अपने गंतव्य को जो है पूरा करें ताकि समय पर निकलने के बाद अपने घर तक पहुँच सकेंगे। आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बॉर्डरों को सील किया जा रहा है तो लोगों को भी चाहिए अवेयर होने की ज़रूरत है फिलहाल कि लोग अपने जो घर जाना चाहते हैं, जिनका व्यापार है, उनको भी समय से निकलना होगा। आज अगर पुलिस किसी जो तमाम ऐसे लोग हैं जो बेवजह दिल्ली और नोएडा के बीच में जो सफ़र करते हैं सिर्फ मात्र घूमने के लिए, उन लोगों को ख़ास तौर से यह हिदायत दी गई है कि उनका जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया जा सकता है और जो कोविड दोबारा से यू टर्न लिया है उसके भी वो शिकार हो सकते हैं। अपना भी ध्यान रखें और अपने साथ वाले का भी ध्यान रखें। खास तौर से यहाँ से जब इंसान को दिल्ली के लिए अगर जाना हो, जो भी शख्स जाना चाहता है उसे समय से पहले निकलना होगा। अगर वो समय से पहले नहीं निकलेगा तो या तो जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रहे हैं 10 बजे के बाद हो सकता है उन्हें सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ेगी और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को अगर समय पर वो इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बितानी होगी। जिस तरीके से लगातार कोविड की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। देखिए एक पति पत्नी आ रहे हैं, इनको भी पैसे नजर आइए। आपको पता है कि इस समय कोविड चल रहा है, आप लोगों ने कुछ नहीं लगाया मुंह पे, क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाना चाहिए ना, खाते न जा रहा है। नहीं तो मुंह पे तो लगाना चाहिए ना, आपके पास तो थाली ले ले हैं क्या चीज मास्क ले ले हैं, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? निकाला ना, खाते जा रहा है। देखिए अब इन लोगों ने मास्क लगाया है, ऐसे और भी तमाम लोग हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ कल भी चालान काटे थे और आज भी पुलिस बाज़ारों में जाएगी और जाने के बाद उनको हिदायत हो सकता है दे या न दे या सीधा ही उनके ऊपर जुर्माना करे। तो लोगों को बचना होगा जुर्माने से भी, कोविड से भी और घरों में रहना होगा, तभी कोविड की जंग को हम जीत सकते हैं। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए इस पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया, आप देखिए उनकी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आखिरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। आज की बात करें तो योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेके, संक्रमण को लेके एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन जनपदों में जहां पे 500 से अधिक केस रोज निकल रहे हैं, उनको नियंत्रण पाने के लिए एक बैठक की जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में नोडल अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। साफ है कि इस महामारी से निपटने में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा एक्शन के रूप में देखे जा रहे हैं और हो सकता है इस प्रकार का उनका एक्शन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी राहत लेके आए और कोरोना की महामारी में एक बार फिर विजय हासिल हो। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ उत्तर। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।